रोहिणी जी। सबसे पहले तो आज के इस अलंकरण समारोह के लिए मैं अदिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं कि 1949 में सिमोन ने जब द सेकंड सेक्स किताब लिखी और स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री मुक्ति और स्त्री की मनुष्य अस्मिता की स्वीकृति के लिए उन्होंने जो स्वप्न बुने, वे आज अदिति के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। अदिति जो एक बड़ी कर्मठ उद्यमी है, एक डायनामिक बिजनेस वुमेन है और एक प्रखर बुद्धिजीवी है। और इनके साथ मैं प्रभा खेतान को भी याद करना चाहूँगी। और प्रभा खेतान को याद करना इसलिए भी जरूरी है कि सिमोन द बोवेवार की द सेकंड सेक्स को घर घर पहुंचाने का काम कहीं उनकी स्त्री उपेक्षिता ने किया है। दरअसल आज हम जो भी हैं, अपने घेरे तोड़ने के लिए बहुत बेचैन स्त्रियां या घेरों का अतिक्रमण करके अपना आकांक्षाओं का, अपने सपनों का आकाश नापती हुई हम हौसला परस्त स्त्रियां, लेकिन हम स्त्री मुक्ति आंदोलन और स्त्री चेतना आंदोलन की एक सुदीर्घ संघर्षशील परंपरा की छोटी छोटी कड़ियां हैं जो मिलकर इस पूरे के पूरे रास्ते को आगे बढ़ाती है। और जब एक विवेक संपन्न, चेतना संपन्न स्त्री अपनी जड़ों को टटोलने के लिए थोड़ा सा गहराई में उतरती है, तो वह देखती है कि उसकी विरासत में जगमगाती दादी नानी सी दो स्त्रियां मौजूद हैं। वो स्त्रियां हैं महादेवी वर्मा और सिमोन द बोवेवार। और हमें यह स्वीकारना है, सब हम शायद स्वीकारते भी हैं, कि हिंदी के स्त्रीवाद के लिए द सेकंड सेक्स एक गीता की तरह है। लेकिन मैं यहाँ इन दोनों स्त्रियों का एक तुलनात्मक अध्ययन बहुत ब्रीफ में करना चाहती हूँ कि महादेवी वर्मा अपनी भारतीय पृष्ठभूमि में, भारतीय पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दबावों में अपने समय के समाज को आक्रांत करते पितृसत्तात्मक सोच और यथास्थितिवाद से टकराते हुए जिस संकोच और बहादुरी के साथ, कभी संकोच कभी बहादुरी, दोनों की कश्मकश के बीच में जिस तरह से स्त्री के मनोविज्ञान को, स्त्री के इतिहास को अपनी पुस्तक श्रृंखला की कड़ियां में उकेरती है, वह सिमोन की ऊंचाई को छूने से पहले थोड़ा दरक जाता है, क्योंकि उनके भीतर एक छायावादी स्त्री, एक कवित्री का भावोच्छ्वास वह बहुत गहरी मात्रा में मौजूद है। इसीलिए सिमोन द बोवेवार, जो मुझे एक समाज वैज्ञानिक के तौर पर दिखाई देती है, जो अस्तित्ववादी चिंतक है, जो दार्शनिक है, वे एक इतिहासकार की दृष्टि से पितृसत्ता की तहों में, अंदरूनी तहों में जाती है। वे तमाम तरह की विचारधाराओं से टकराती हैं और अपने समय के यथास्थितिवाद का पोषण करने वाले, लेकिन बहुत रेडिकल माने जाने वाले मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद की भी गहरी परतों को खंगालते हुए उनके भीतर के मिसोजिनिस्ट कैरेक्टर को भी और स्टेटस को मेंटेन करने की शातित चालबाजियों को भी वो अपने द सेकंड सेक्स में उकेरती हैं। फिर वो धर्म, मीडिया, विवाह संस्था, परिवार संस्था, जो पितृसत्ता को पोषित करने वाली संस्थाएं हैं, धर्म, इन सब के प्रभाव तले किस तरह से समाज की संरचना धीरे धीरे स्त्री और पुरुष में एक भेद करती हुई चलती है, उसे वो बहुत गहराई से सतह पर लाती है। और इस दृष्टि से वो स्त्री के जीवन की विविध स्टेजेस को सामने रखती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, या फिर विवाहिता स्त्री, परित्यक्ता स्त्री, वैश्या, विधवा, यानी स्त्री के जीवन के विविध स्टेजेस और उसके विविध रूप, उन्हें वो अपनी रचना में खंगालती हैं, उकेरती हैं, विश्लेषण करती हैं और बहुत से सवालों से मुखातिब होती हैं कि क्यों स्त्री को आत्महीनता और आत्ममुग्धता के बीच में ही दोलायमान रहना पड़ता है अपनी तमाम जिंदगी में। क्यों स्त्रियां निष्क्रिय हैं, प्रतीक्षारत हैं, क्यों चिड़चिड़ाहट, आत्ममुग्धता उनके मनोविज्ञान को बुनती है, क्यों आज भी गृहिणी के रूप में, पत्नी के रूप में ही उनकी मान्यता है और उनके व्यक्तित्व के सार्थकता तभी है जब वो A+ वुमेन होगी। और हम सब अपने मन के भीतर झांके तो हमारे भीतर भी कहीं ये दबाव निरंतर रहता है कि एक सुघड़ गृहिणी के रूप में हमारी पहचान हो। और सिमोन की ये बात मुझे लगा कि शायद उन्होंने मेरे मन के भीतर उतर कर की, वो कहती है कि एक स्त्री का जो शत्रुता है हमेशा, जो उसका झगड़ा रहता है, वो डस्ट से रहता है। पर्दे पर डस्ट, फर्नीचर पर डस्ट, फर्श पर डस्ट,
धूल का एक भी कण स्त्री की स्वायत्तता, सार्थकता, सफलता, उसकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो इस तरह से वह प्रतीक्षारत है, राजकुमार की प्रतीक्षा, किसी कंधे की प्रतीक्षा, किसी बैसाखी की प्रतीक्षा। तो अपने समय के भीतर घुसकर सिमोन अपने समय के सवालों का जवाब देती है। और मुझे लगता है कि एक बड़ी परंपरा के अलावा मैं बहुत से साहित्यकारों की भी बात करना चाहती थी, समय शॉर्ट है और अदिति अभी थोड़ी देर में दिखा देंगी, इसीलिए मैं नहीं, और वो बहुत जरूरी भी है। मैं फ्रांसीसी साहित्य की बात मैं बिल्कुल फ्रांसीसी साहित्य की बात नहीं करूंगी, हालांकि मैं भी मन कर रहा था कि मैं भी वो जूल्स वर्न और थ्री मस्केटियर्स, ऐसे वक्ता है, आप सबसे हम पूरा दिन बात कर सकते हैं। ये इन्होंने तो हमारा बचपन बुना है, और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हमारा लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ मिले हैं, और उसी लोकतंत्र की वजह से हमारा बचपन, स्वतंत्रोत्तर पीढ़ी का बचपन चूल्हे चौके की भेंट नहीं चढ़ा। हमें किताबें मिली, और इन किताबों ने हमें हमारा आकाश नापने की एक बड़ी छलांग लगाने का हौसला दिया, प्रेरणा दी। तो यह उन सब के योगदान को मैं यहाँ कहा हुआ मानती हूँ, उन रचनाकारों के। और मैं मादाम बोवेरी का भी जिक्र सिर्फ एक नेम ड्रॉपिंग की तरह ही अब मैं यहाँ सब करूंगी, लेकिन मैं जो रुकना चाहूंगी वो मैं रुकूंगी एक सिमोन से 44 साल पहले फ्रांस में जन्म लेने वाली शिल्पकार कैमिली क्लॉडल पर। 1864 में उनका जन्म हुआ, और जन्म के साथ ही, जैसे महादेवी वर्मा कहती है, जन्म से अभिशप्त और जीवन से संतप्त, कैमिली क्लॉडल इसका एक जीता जागता उदाहरण रहा है। घर में अपनी माँ ने उन्हें प्यार नहीं किया, क्योंकि उनके कोख से जिसने जन्म लिया वह लड़का नहीं लड़की थी। फिर उस लड़की ने गुड़िया के साथ खेलना, सुंदर सुंदर पोशाक पहनना स्वीकार नहीं किया। उसने मिट्टी, पत्थर, चट्टानों, गारे के साथ स्कल्पचर होने का एक सपना बुना, जो कि स्त्री के लिए ये वर्जित क्षेत्र है। फिर उसके बाद अपने पिता के कहने पर उसने स्कल्पचर सीखा, लेकिन वहां उसने अपने मेंटर के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, आर्थिक शोषण का शिकार होना मंजूर किया, लेकिन अपनी कला की बारीक परतों को जो पहली बार फ्रांसीसी स्कल्पचर में सामने दिखाई पड़ती थी, स्त्री का डांस, यानी एक स्त्री जब कला का स्वप्न बुनती है तो वह अपने आप को मुक्त करती है, उसका रेशा रेशा मुक्त हो जाता है, और मुक्तावस्था में किस तरह से पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसकी बीन पर नाचने लगता है। उसके स्कल्पचर्स को आप देखें तो बिल्कुल वही आभास होता है। तो वे सारे अपने शिल्प कला के नमूने अपने मेंटर के नाम समर्पित करने से उसने इनकार कर दिया। तो उसका फल यह हुआ कि मृत्यु पर्यंत 30 साल तक उसने असाइलम में अपना जीवन व्यतीत किया, पागल खाना। यह एक विद्रोही स्त्री की दास्तान है, एक विद्रोही स्त्री का अंत है। जबकि हमारा साहित्य स्पार्टाकस हो या ओल्ड मैन एंड द सी का फिशरमैन हो, वह उसे एक नायक के तौर पर दिखाते हैं, लेकिन हमारा समाज स्त्री को खत्म करता है। तो सिमोन के मुझे लगता है कि अपने समय के इन प्रेवेलेंट एग्जाम्पल्स को सामने रखकर सिमोन ने सवाल उठाए कि स्त्री को इस समय विचार करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे पुरुष निर्मित छवियों में कैद करके क्यों रखा गया है, और इन छवियों को तोड़कर मैं मुक्त कैसे हो सकती हूँ। मुक्ति की है टंकार, अपनी अस्मिता की पहचान है अहम अस्मि। और मुझे लगता है कि हम यहाँ यह तो कहते हैं अपनी भारतीय मनीषा में अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन मैं याद करवाना चाहूंगी कि वैदिक ऋषि रोमशा ने कहा था अहम रोमशास्मि। तो अस्मिता तक पहुंचाने के लिए सिमोन को याद करना आज बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद।